तो अब सारी पहेलियां सुलझ गई हैं। याद है जब ईरानी लोग बौखलाकर चिल्ला रहे थे कि जुलाई में यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में ईरानी व्यापारिक जहाजों पर हमला किया था और उसके लिए मुआवजे की भी मांग की थी। तो आज पता चला है कि इसी रास्ते से कैस्पियन सागर में रूस ईरान को अमेरिका के साथ युद्ध के लिए हथियारों की सक्रिय आपूर्ति कर रहा है। एनबीसी न्यूज ने एक यूरोपीय सरकार के दस्तावेज का हवाला देते हुए खुलासा किया है कि रूस कैस्पियन सागर के रास्ते ही ईरान को विस्फोटक, ड्रोन के पुर्जे और गोला बारूद भेज रहा है, जिसकी मदद से तेहरान अमेरिका और इजरायल के हमलों से नष्ट हुए अपने सैन्य शस्त्रागार को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये दिलचस्प है, एनबीसी न्यूज की इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने से ठीक एक महीने पहले इसी रास्ते से उसी कैस्पियन सागर के जरिए यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन जहाजों पर हमला कर चुके हैं, जो ईरान और रूस के बीच सैन्य सामान ले जा रहे थे। और तब भी यूक्रेन ने डोनाल्ड ट्रंप को इशारों इशारों में बताया था कि वो इस मोर्चे की जिम्मेदारी ले सकता है। लेकिन ट्रंप अब भी यही कहते हैं कि वो व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने उन्हें वादा किया था कि वो किसी भी हालत में ईरान की मदद नहीं करेंगे। तो चलिए पूरी कड़ी को समझते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि ट्रंप ने जून में खुद व्लादिमीर पुतिन को ईरान के मुद्दे पर तटस्थ रहने के लिए धन्यवाद दिया था। मेरा नाम अलेक्सी पिची है, पिची। चलिए इस विषय को समझते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो चलिए रूस से ईरान को हथियारों की आपूर्ति की पूरी योजना से शुरू करते हैं। एक यूरोपीय सरकारी दस्तावेज के अनुसार, जिसकी पुष्टि पश्चिमी अधिकारियों ने भी की है, ये तुरस रूस कास्पियन सागर के रास्ते विस्फोटक, गोला बारूद और ड्रोन के पुर्जे भेजता है। वे सामग्री जो ईरान को अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लड़ाई के बाद अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से बहाल करने के लिए चाहिए। आखिर कास्पियन मार्ग ही क्यों चुना गया? इसकी वजह बहुत ही निष्ठुर है, लेकिन अगर देखें तो यह बात बिल्कुल साफ है। कास्पियन सागर पूरी तरह से सिर्फ 5 देशों के अधिकार क्षेत्र में है: रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। बस अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के सैन्य जहाजों को वहां कानूनी रूप से जाने की इजाजत ही नहीं है। वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र नहीं है, वह पूरी तरह से इन 5 देशों के अधिकार क्षेत्र में है। कार्गो जहाज वहां अपने ट्रांसपोंडर को आसानी से बंद कर सकते हैं। यह जो AIS पहचान प्रणाली है और पूरा रास्ता सभी संकरे समुद्री जलडमरू मध्यों को पूरी तरह से बाईपास करता है, जिन्हें वॉशिंगटन या उसके सहयोगी नियंत्रित करते हैं। यानी पश्चिमी नौसेना के लिए इन आपूर्तियों को रोकना असल में नामुमकिन है। मुद्दा यह है कि ये ईरान और रूस का अपना आंतरिक समुद्र जैसा है, जिसे कोई भी किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं करता, क्योंकि वहां क्या हो रहा है ये केवल वही लोग जानते हैं जिनके पास वहां पहुंच है। इन आपूर्तियों में क्रेमलिन की मंशा सिर्फ साधारण सहयोगी निष्ठा तक सीमित नहीं है, नहीं, इसमें उनका अपना स्वार्थ छुपा है। हर ईरानी ड्रोन जो फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है, वो अमेरिका का ध्यान और सैन्य संसाधन यूक्रेन युद्ध से हटा देता है और शस्त्रागार की भरपाई तेहरान को लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक, सीरिया और यमन में ईरान समर्थित गुटों को हथियारों की आपूर्ति जारी रखने की अनुमति देती है। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह स्थिति को और जटिल बना देता है। मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए यह पारंपरिक रूप से उस सहायता की मात्रा को कम कर देता है जिसे वॉशिंगटन कीव भेज सकता है। लेकिन ये एक तरह की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया है, यानी ठीक है, सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि यूरोपियों को भी। इसी के अनुसार यूरोपीय लोग हमें अपनी पेट्रियट मिसाइलें नहीं दे सकते, क्योंकि वे समझते हैं कि बाद में इस कमी को पूरा करना असंभव होगा, क्योंकि खुद अमेरिकियों के पास भी कमी है। यानी मॉस्को एक ही हथियार आपूर्ति चैनल से एक साथ 2 मोर्चों पर वार कर रहा है। और अफसोस, इसका अपना असर दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सच में यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति रोक दी है, ठीक उसके बाद जब उन्होंने इन मिसाइलों का 2/3 अमेरिकी भंडार मध्य पूर्व में इस्तेमाल कर लिया। वैसे वे अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। इसी दौरान ईरान उसी हथियार से अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता जा रहा है और अब सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से क्षेत्र में कम से कम 18 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। मैं तो वित्तीय नुकसान की बात ही नहीं कर रहा हूं। और अब एनबीसी न्यूज ये बताता है, मॉस्को और तेहरान के बीच रणनीतिक गठबंधन की यह गहराई यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध के पहले वर्षों के मुकाबले मानो उसका उल्टा प्रतिबिंब लगती है, जब इसके उलट ईरान रूस की मदद कर रहा था।
उसने न केवल तैयार शाहेद ड्रोन सौंपे बल्कि उनके निर्माण की तकनीक भी दी, जिसे मॉस्को ने बाद में आधुनिक बनाया और बड़े पैमाने पर खुद का उत्पादन शुरू कर दिया। ज्यादा गंभीर एक और पहलू है, मदद का वो पहलू जिसका जिक्र फाइनेंशियल टाइम्स करता है। रूस ने ईरान को न केवल असल हथियार दिए बल्कि उपग्रह चित्र भी सौंपे, खुफिया जानकारी और ऐसी सूचनाएं भी दी जिनसे मध्य पूर्व में अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए जा सकें। मतलब रूस ने ईरान को वो सब कुछ दिया जिससे वो क्षेत्र में लगातार अमेरिकियों पर हमले कर सके, यानी उपग्रह चित्र, खुफिया जानकारी। वहां स्पष्ट जानकारी दी जाती थी कि कहां हमला करना है और किस से हमला करना है। असल में एक समय पर इस आपूर्ति श्रृंखला को ताकत से तोड़ने की कोशिश भी हुई थी। मैं याद दिला दूं, मार्च के अंत में इजराइल ने इरारकान के बंदरगाह परिसर बंदर अंजली पर उसी कैस्पियन तट पर हमला किया था और इजरायली पक्ष के अनुसार यही स्थान रूस से हथियारों के ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, इस हमले के बाद परिवहन फिर से शुरू हो गया और अब लगभग 6 महीने बाद आपूर्ति फिर से जारी है। ऐसा लगता है कि बिना किसी गंभीर रुकावट के। और इजराइल और अमेरिका ने तो पता नहीं क्यों इस दिशा में देखना ही बंद कर दिया है। और ये सब इसलिए है क्योंकि ट्रंप मेरी समझ में लगातार मॉस्को और तेहरान के बीच इस सहयोग को देखना ही नहीं चाहते। यह निश्चित रूप से एक ईमानदार टिप्पणी करना जरूरी है, जिसके बिना तस्वीर पूरी नहीं होगी। अमेरिकी अधिकारी इस बात का सार्वजनिक रूप से मूल्यांकन करने से बचते हैं कि रूस से की जा रही ये आपूर्तियां वास्तव में ईरान की क्षतियों की भरपाई कितनी प्रभावी ढंग से करती हैं। और पश्चिमी खुफिया एजेंसियां सीधे तौर पर मानती हैं कि ईरानी सैन्य ढांचे को हुए नुकसान का पूरा आकलन भी अभी जारी है। तो हमारे पास रूस से ईरान को हथियारों की आपूर्ति के मार्ग का पुष्ट तथ्य है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि यह मार्ग तेहरान को अपनी युद्ध क्षमता बहाल करने में वास्तव में कितनी मदद करता है। यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि यह सब किस समय के संदर्भ में हो रहा है। मैं याद दिला दूं, जून के मध्य में ही संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने 60 दिनों का युद्ध विराम किया था, जिसे अगस्त में 18 तारीख को कथित तौर पर 2 महीने और बढ़ा दिया गया था। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान की सरकार ने इस युद्ध विराम के समय का इस्तेमाल युद्ध के अगले चरण की तैयारी और अपने शस्त्रागार को फिर से भरने के लिए किया। प्रकाशन के अनुसार तेहरान का उद्देश्य अमेरिका और इजरायल को इतना नुकसान पहुंचाना है जो हमेशा के लिए ईरान की धरती पर बड़े हमलों की पुनरावृत्ति को रोक सके, जैसे कि पिछले साल की 12 दिन की जंग और मौजूदा संघर्ष। ऐसा लगता है कि रूसी विस्फोटक और ड्रोन के पुर्जों की आपूर्ति ठीक उन्हीं महीनों में हो रही है जिन महीनों में ईरान खुफिया जानकारी के अनुसार उनका इस्तेमाल सैन्य तैयारी के लिए किया जाता है, न कि असली शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। यानी ये एक बार की मदद नहीं है, ये एक व्यवस्थित समर्थन है उस पक्ष का जो समानांतर रूप से सैन्य कार्रवाई का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। और अब सबसे दिलचस्प बात, कीव ने भी कई बार मॉस्को और तेहरान के बीच इसी सप्लाई रूट को निशाना बनाने की कोशिश की है। मैं याद दिला दूं, 25 जून की रात को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने कैस्पियन सागर पर लंबी दूरी के ड्रोन से निशाना साधा था। उस समय 3 जहाजों को निशाना बनाया गया था, जिनमें से 2 सीधे तौर पर ईरान से हथियारों की सप्लाई से जुड़े थे और साथ ही फिलानोव्स्की तेल क्षेत्र के एक तेल उत्पादन प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया गया था। इसके अलावा उस समय रूसी नौसेना के बेड़े का प्रोजेक्ट 124-18 मोलनिया मिसाइल बोट भी हमले की चपेट में आया था। 25 जुलाई को वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद इसी क्षेत्र में नए हमले की पुष्टि की। आगे उनकी टिप्पणी है, कास्पियन सागर के जल क्षेत्र में लंबी दूरी के हमलों के भी बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। खासतौर पर उन जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो रूस और ईरान के बीच सैन्य सामान की ढुलाई में लगे थे, साथ ही एक सैन्य जहाज भी। और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की मुख्य खुफिया निदेशालय के अनुसार जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उनमें से एक एबेगेई ईरान से रूस में खास तौर पर सैन्य सामान ले जा रहा था। जैसा कि खुफिया एजेंसी कहती है, वहां पर गोलियां और गोले थे और जिस बंदरगाह पर वो जहाज तैनात था उसे एक अहम केंद्र माना जाता था। और ये बंदरगाह उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे का एक लॉजिस्टिक केंद्र भी है, जिसे प्रतिबंधों के अधीन ईरान के साथ व्यापार के लिए बनाया गया है। तेहरान की इस हमले पर प्रतिक्रिया बेहद तीखी थी। वैसे ये इस बात का संकेत है कि हमला किसी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर किया गया था। मैं याद दिला दूं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापारिक जहाज पर हमले में एक नाविक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।
और इस हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है, जिसे इजरायल के इशारे पर यूरोप को उसकी जंग में घसीटने के लिए अंजाम दिया गया है। और जैसा कि आप याद करेंगे, ईरान तो कथित तौर पर यूक्रेन पर मिसाइल हमला करने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन बाद में ईरान और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की और ईरान के अनुसार यूक्रेनियों ने कहा कि हमने हमला गलती से कर दिया। यानी तेहरान ने सार्वजनिक रूप से जोर दिया कि जहाज नागरिक था और उस समय कास्पियन सागर पर हमला यूक्रेन ने खुद नहीं किया, बल्कि किसी और के इशारे पर किया था। हालांकि यूक्रेनी पक्ष ने सीधे तौर पर जहाज पर सैन्य सामान होने की बात कही थी। और अब आखिरी बात, जो इस पूरी कहानी को वाकई में मिसाल बना देती है, इसकी तुलना उस बात से करें जो डोनाल्ड ट्रंप ने जून में सार्वजनिक रूप से कही थी। पत्रकारों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा, उद्धरण, मैं चीन और अध्यक्ष शी जिनपिंग का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं उनसे मिला था और उन्होंने तटस्थता बनाए रखी, पूरी तटस्थता। मैं इसकी सराहना करता हूं। और मैं व्लादिमीर पुतिन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ईरान के संबंध में तटस्थ रुख बनाए रखा। उनके अनुसार 2026 के वसंत में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बीजिंग और मॉस्को से अनुरोध किया था कि वे किसी भी हालत में ईरान को हथियार न बेचें। और उनकी अपनी राय में उस समय व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ने उनके इस अनुरोध को मान लिया और कहा, ठीक है, तुम जो कह रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, किसी भी हालत में नहीं। और अब ऐसी स्थिति है जिसमें जून में डोनाल्ड ट्रंप सीधे धन्यवाद देते हैं। वो साफ कहते हैं, मैं व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का धन्यवाद करता हूं कि वे ईरान की मदद नहीं कर रहे हैं। ये उल्लेखनीय है कि उस समय खुद डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरह से एकरूप नहीं थे, क्योंकि उसी समय की दूसरी सार्वजनिक टिप्पणियों में उन्होंने ये माना कि व्लादिमीर पुतिन, जैसा कि उन्होंने कहा, थोड़ा बहुत ईरान की मदद कर रहे हैं। यानी उस समय भी उनके पास, खैर यूं कहे तो एक तरह का संदेह था, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मॉस्को को तटस्थता के लिए धन्यवाद देना पसंद किया। मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से ये शर्मनाक है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन ये शर्मनाक है जब अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध के बीच में किसी गंजे गंदे पुतिन का धन्यवाद करता है, ये समझते हुए कि वो फिर भी तेहरान की मदद कर रहा है। अब लगभग 2 महीने बाद इस धन्यवाद के बाद एनबीसी न्यूज ने एक यूरोपीय सरकार के दस्तावेज के आधार पर साफ दिखाया है कि कोई तटस्थता नहीं थी। रूस इस पूरे समय ईरान को विस्फोटक, गोला बारूद, ड्रोन के पुर्जे और यहां तक कि खुफिया जानकारी भी उसी मार्ग से भेजता रहा, जो भौतिक रूप से न तो अमेरिका और न ही उनके सहयोगियों के नियंत्रण में है, लेकिन यह यूक्रेन के लिए उपलब्ध था और यूक्रेन इस मार्ग पर हमला करने के लिए तैयार था और उसने इस पर हमला भी किया। लेकिन ट्रंप ने शायद इस विचार का समर्थन नहीं किया और मन ही मन व्लादिमीर पुतिन का धन्यवाद करते रहे कि वह कथित तौर पर ईरान की मदद नहीं कर रहे हैं। और मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि इस स्थिति में भी, जब सब कुछ साफ है, ट्रंप फिर से कहेंगे कि वो अपनी या यूरोपीय खुफिया एजेंसियों की तुलना में रूसी तानाशाह पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।